हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं हूं वेदांशी मित्तल और आज मैं आप सब लोगों के साथ शुरू करने जा रही हूं एक नई सीरीज जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यूजीसी नेट कॉमर्स का सब्जेक्ट टैक्सेशन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर कर दूं। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन टैक्स सिस्टम और उसके बेसिक कंसेप्ट। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे बेसिक्स तो हम सबको पता ही है। अरे हाँ, मुझे पता है, तुम सब लोगों को पता है, तुम सब लोग बहुत होशियार हो, मुझसे भी ज्यादा होशियार हो, आई नो दैट। बट द पॉइंट इज कि क्या होता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शंस या डेफिनेशंस जो आज मैं डिस्कस करूंगी, ये सब ना एक फाउंडेशन की तरह वर्क करते हैं आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया या जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन की तरह रोल प्ले करते हैं। तो आज का मेरा पॉइंट ये रहेगा कि मैं तुम सब लोगों के लिए एक फाउंडेशन ले कर दूं आगे आने वाले क्वेश्चंस की जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम वो सब इजीली कर पाएं और हमें पेपर के टाइम पे ये ना हो कि अरे हमने बेसिक्स तो पढ़े ही नहीं थे। तो तुम्हारे पास एक बेसिक्स का रिवीजन वीडियो भी होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी 5 टॉपिक्स और कुछ पीवाईक्यूज भी कवर करूंगी मैं एंड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मीनिंग और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ टैक्सेशन, जिसमें हम आर्टिकल 265 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एडम स्मिथ के दिए गए 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ की डेफिनेशंस और उनके सेक्शंस याद करेंगे, जैसे पर्सन, एसएससी, उनको याद करने के तरीके भी देखेंगे और उनके सेक्शंस को दिमाग में फीड कर लेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे पैन कार्ड और उसका रेलेवेंस, और फिर टुवर्ड्स द एंड हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारा डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस हमारा एक पर्सन की प्रॉफिट, इनकम या वेल्थ पर लगता है। तो समझ आ गया, डायरेक्ट टैक्स लगता है किसी इंसान की इनकम, वेल्थ या उसके प्रॉफिट पर। इनकम, वेल्थ या एक इंसान की प्रॉफिट पर। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। बर्डन से क्या मतलब है? बर्डन से मतलब ये है कि एक इंसान के ऊपर अगर कुछ टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे पास ऑन नहीं कर सकता है। अगर उस इंसान के ऊपर वो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो खुद ही वो टैक्स पे करेगा। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में हम इसका कॉन्ट्ररी पढ़ेंगे, तो इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, विच क्लियरली मीन्स कि जो आपका पेयर है और जो बियरर है टैक्स का, वो सेम ही इंसान होता है, वो अलग अलग इंसान नहीं होते हैं। ठीक है, विच लीड्स अस टू द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हो गए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, और आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्न होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। आपके डायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम, उतना ज्यादा ही एक इंसान को टैक्स पे करना चाहिए। मतलब जो टैक्स रेट होगा वो आपकी इनकम डिटरमाइन करेगी कि कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। ये जो पर्टिकुलर नेचर है डायरेक्ट टैक्स का, ये आपका एक प्रिंसिपल यानी कि एक कैनन फॉलो करता है टैक्सेशन का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एडम स्मिथ के कैनन्स में। एक कैनन होता है इक्विटी कैनन। ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ये पर्टिकुलर नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर, उस कैनन को फॉलो करता है। हम आगे जानेंगे उसको डिटेल में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी कोई गुड एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन जो होती है उसके ऊपर। मतलब कि मान लीजिए एक इंसान ने कोई गुड खरीदा या बेचा, तो जो वो ट्रांजेक्शन हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। या किसी ने कोई सर्विस अवेल करी है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आपका शिफ्ट हो सकता है, मतलब जो अगर एक इंसान के ऊपर कुछ टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन किसी और इंसान पे शिफ्ट कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स में नहीं कर सकता था, यहाँ कर सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक फोन सेलर है, वो एक फोन 20,000 का बेचता है। गवर्नमेंट ने आके उस फोन सेलर को बोला कि तुमको इस फोन के ऊपर 2,000 रुपए का फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। अब वो फोन सेलर क्या करेगा? वो अपनी जेब से थोड़ी एक्स्ट्रा 2,000 रुपए देगा, अपना 2,000 का घाटा करा लेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फोन सेलर क्या करता है? फोन सेलर फोन का प्राइस ही बढ़ा देता है। वो 20,000 के फोन को 22,000 का करके कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर आके 22,000 रुपए देता है, जो 2,000 रुपए उसको एज ए एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स का मिलता है वो जाके गवर्नमेंट को दे देता है। अब गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्डेड ये हुआ ना कि गवर्नमेंट को टैक्स किसने दिया? गवर्नमेंट को तो रिकॉर्डेड टैक्स आके फोन सेलर ने दिया।
तो गवर्नमेंट के हिसाब से पेयर तो फोन सेलर है, बट एक्चुअली जो उसका कॉस्ट बियर किया, एक्चुअली कॉस्ट जिसने बियर किया वो तो कंज्यूमर ने किया ना। एक्चुअली जो 2000 जिसके जेब से गए वो तो कंज्यूमर है। तो पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। और हमने क्लियरली देख लिया कैसे फोन सेलर ने अपना टैक्स पे करने की बर्डन को एंड कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसको मैं आपको एक हॉट पोटैटो एनालॉजी के थ्रू समझाती हूँ, फनी एनालॉजी। मान लो गवर्नमेंट ने एक गरम आलू सेलर के हाथ में फेंक दिया, सेलर का हाथ जलने लगा, सेलर ने कहा मुझे तो नहीं जलवाने अपने हाथ, सेलर ने तुरंत वो गरम आलू होलसेलर के हाथ में फेंक दिया, होलसेलर ने तुरंत रिटेलर के हाथ में फेंक दिया, रिटेलर को भी हाथ नहीं जलवाने थे, उसने एंड कंज्यूमर के हाथ में फेंक दिया। कंज्यूमर के पास कोई है ही नहीं जिसके बाद वो आगे शिफ्ट कर सके उस गरम आलू को, तो कंज्यूमर के हाथ तो जल गए। ठीक है, एंड में हाथ जले किसके? कंज्यूमर के। किसने टैक्स बियर किया अल्टीमेटली? किसने कॉस्ट बियर करी अल्टीमेटली? कंज्यूमर ने। ठीक है, तो दिस वाज वन एनालॉजी जिससे आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि कैसे टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में, और कैसे पेयर और बियरर अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स होते हैं इसके जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी। और जो हमारा गवर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्स को वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसका नेचर रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मतलब मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है और कितनी नहीं, आपका टैक्स का रेट सेम रहेगा। ठीक है, इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा टैक्स का रेट। जैसे कि मान लो आप इस फोन वाले केस में ही देख लो, अब जाके अगर मैं फोन खरीद रही हूं तो भी फोन 22,000 का ही बेचेगा फोन सेलर, और अगर जाके कोई बड़ा बिजनेसमैन खरीद रहा है उस फोन को तो भी वो फोन 22,000 का ही बेचेगा। टैक्स तो अल्टीमेटली 2,000 ही है ना, चाहे मैं जीरो इनकम वाली हूँ और वो जो बिजनेसमैन है उसकी बहुत सारी इनकम है। तो इनकम पे मैटर नहीं करता है कि इसका टैक्स रेट क्या होगा, तो इसका नेचर रिग्रेसिव होता है, वेराज इसका नेचर प्रोग्रेसिव था। एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट नोट, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को थ्रू 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव किया था। याद रहेगा, एमसीक्यू में आ जाता है ये। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को, किसके थ्रू? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव किया था उस अकेले ने। ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पीओवी से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ टैक्सेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन का क्या फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 साफ साफ कहता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स नहीं ले सकती है या हम पे कोई टैक्स लिवाए या चार्ज नहीं कर सकती है बिना किसी लॉ के। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिना किसी लॉ के गवर्नमेंट ना हमसे कोई टैक्स ले सकती है ना हम पे कोई टैक्स चार्ज कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 265 के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। अब आती है बात कि कौन कौन सा टैक्स लगा सकता है, कौन कौन सा टैक्स लगाता है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर चीज हमारा डिफाइन करता है स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 7 में हमारी ये चीज 3 लिस्ट के थ्रू डिफाइन की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो लॉ है वो पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो लॉ है वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही से होता है, दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों ही टैक्स चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर मैं इनके अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से टैक्स चार्ज होते हैं की बात करूं, तो इसमें हमारे इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब लगते हैं। और एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो इनकम टैक्स लगता है वो एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो इनकम टैक्स होता है वो एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम होता है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कहाँ लगता है? एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। ठीक है, कहाँ आता है? स्टेट लिस्ट के अंडर। अब कॉन्करेंट लिस्ट की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है आपकी जीएसटी। जीएसटी वाया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब जीएसटी आपका स्टेट भी लगा सकती है और सेंट्रल भी लगा सकती है। पर्टिकुलर पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था उसने एक और अमेंडमेंट किया और एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जो था आर्टिकल 246A। एक आर्टिकल अमेंडमेंट किया 246A जिसने पावर दी सेंट्रल और स्टेट दोनों को कॉन्जिक्यूटिवली टैक्स लगाने की। इसका मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर पावर है सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास कि वो दोनों साथ में मिलकर टैक्स लगा सकते हैं।
इसलिए हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे CGST भी लगता है और SGST भी लगता है। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या एडिशनल अमेंडमेंट किया, उन्होंने आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, 246A, जिसने पावर दी दोनों स्टेट और सेंट्रल को साइमल्टेनियसली टैक्स लगाने की। ठीक है, तो ये था हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से स्केड्यूल के अंदर आते हैं ये, 7 के अंदर। और अगर पेपर में है कि कौन सा आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, आर्टिकल 265। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ 1776। ठीक है, एडम स्मिथ ने ये अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में डिफाइन किए हैं 1776 में। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि एक अच्छे टैक्स सिस्टम को डिफाइन करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं। तो एडम स्मिथ ने ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जो है इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। ओके, इनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि एक इंसान जितना टैक्स पे कर रहा है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए उसकी एबिलिटी टू पे के। मतलब एक इंसान जितना टैक्स पे कर सकता है, उसकी जितनी एबिलिटी है पे करने की, वो उतना ही टैक्स पे करे, उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन में टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। हमने अभी पीछे डायरेक्ट टैक्स में देखा था कि डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है। उसमें हमें समझ आया था कि जितनी ज्यादा एक इंसान की इनकम होगी उतना ही हायर उसका टैक्स रेट होगा, उतना हायर उस पर टैक्स लिवाया होगा। तो वो पर्टिकुलर नेचर आपका इक्विटी कैनन को ही फॉलो कर रहा था। क्या मतलब कि अगर एक इंसान की इनकम ज्यादा है, अगर वो ज्यादा कमा सकता है तो वो ज्यादा टैक्स भी तो पे कर सकता है, तो इसका मतलब उस पर ज्यादा टैक्स पे होना चाहिए। अब अगर एक इंसान कमा ही कम रहा है और वो टैक्स एक हायर इनकम वाले की जितनी देगा, तो फिर इक्विटी कहाँ है, राइट? एज द नेम सजेस्ट कि इक्विटी कहाँ है, तो हायर इनकम इज इक्वल टू हायर टैक्स, लोअर इनकम इज इक्वल टू लोअर टैक्स, एज सिंपल एज दैट। इक्विटी कैनन का मतलब ये होता है। अब अगर मैं बात करूं सर्टेनिटी की, सर्टेनिटी कैनन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स, हाउ टू पे, व्हेन टू पे, ये सब क्लियर होना चाहिए, टैक्स पेयर को ये सब पहले से पता होना चाहिए, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ये सब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। टैक्स पेयर को देने से पहले, पे करने से पहले पता होना चाहिए कि कहाँ देना है और कितना अमाउंट देना है। तो दिस इज सर्टेनिटी। इफ आई टॉक अबाउट कन्वीनियंस, कन्वीनियंस आपकी बात करता है कि जब एक टैक्स पेयर टैक्स पे करे तो वो कन्वीनियंटली टैक्स पे कर सके। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, बेस्ट एग्जांपल कन्वीनियंस टैक्स पेइंग का है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें किसी को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो टैक्स कटने का एक इजी और कन्वीनियंट वे होना चाहिए, या पे करने का एक इजी और कन्वीनियंट वे होना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर को टैक्स पे करने में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट है इकोनॉमी। मार्क माय वर्ड्स, इकोनॉमी का मतलब यहाँ इन जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि इकोनॉमी कैनन का मीनिंग बताओ क्या होता है, और उसमें ऑप्शंस में आ जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंग नहीं होता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है वो मिनिमल होनी चाहिए। मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करने से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहीं ज्यादा होना चाहिए जो हमारी टैक्स कलेक्ट करने से कॉस्ट हुई है उससे। ये मतलब होता है आपका इकोनॉमी कैनन का। आई होप आपको चारों कैनन से याद हो गए होंगे। वो आई एम सॉरी, एडम स्मिथ के आगे ईयर हाइड हो गया, दैट ईयर इज 1776। तो या दिस इज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड आई होप आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेशन समझ आ गए होंगे। वन मोर थिंग, कुछ मॉडर्न एडिशंस भी हुए हैं कैनन के अंडर, इसमें प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी और सिंप्लिसिटी भी ऐड हुए हैं। बट यूजीसी नेट के पेपर के हिसाब से आप लोगों के लिए यही चारों कैनन्स इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दीज पर्टिकुलर कैनन्स, यू कैन लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इन पर्टिकुलर 3 कैनन्स के बारे में। तो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब समझते हैं हम कुछ की डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सन। पर्सन डिफाइन हुआ है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंडर। इसके अंदर 8 कैटेगरीज आती हैं, जो कि है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, अब इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, वो निमोनिक है आई हैव कैन फायर अ बिग लोकल एरिया। आई से इंडिविजुअल, एच से HUF, C से कंपनी, F से फर्म, A से आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, B से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, L से लोकल अथॉरिटी और A से आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, आई हैव कैन फायर अ बिग लोकल एरिया।
ये निमोनिक अगर आपने याद रख लिया तो आपको पर्सन के अंडर आने वाली 8 कैटेगरीज अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको टिप्स पे याद रहेंगे और आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पर्सन कौन कौन होते हैं? पर्सन आपके ये 8 होते हैं और ये आपके डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंडर। अब अगर मैं बात करूं आपकी एसएससी की, एसएससी डिफाइन हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंडर डिफाइन हुआ है एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी ऐसा इंसान होता है जिसके ऊपर कोई टैक्स या अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी है। कौन होता है एसएससी? एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स या अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स या एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है, उसके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एसएससी कौन है? एसएससी एक ऐसा इंसान है जिसको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी है। ठीक है, और कौन होते हैं एसएससी? एसएससी ऐसा पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर दिस एक्ट। अंडर विच एक्ट? अंडर द एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या मतलब है इस पर्टिकुलर लाइन का? इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वो भी एक एसएससी है। इवन दो उसके ऊपर कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, पर फिर भी उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो भी वो एक एसएससी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डीम्ड टू बी एन एसएससी। डीम्ड टू बी एन एसएससी कौन होता है? डीम्ड टू बी एन एसएससी एक ऐसा इंसान होता है जो किसी और इंसान के बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई डिसीज्ड इंसान है तो जो उसका लीगल हायर है वो डीम्ड टू बी एन एसएससी है, या फिर कोई माइनर है तो उसका जो गार्जियन है, जो उसका लीगल गार्जियन है, वो आपका डीम्ड टू बी एन एसएससी है। या फिर कोई एनआरआई है तो उसका इंडिया का जो एजेंट है वो आपका डीम्ड टू बी एन एसएससी है। नेक्स्ट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट वो होते हैं जिन्होंने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी है। क्या मतलब? उनकी एक लीगल ड्यूटी थी कुछ टैक्स पे करने की और उन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद वो लीगल ड्यूटी फॉलो नहीं करी है, उन्होंने फॉलो अप नहीं दिया है उसका, तो वो आपके एसएससी इन डिफॉल्ट होते हैं। तो हमें समझ आ गया एसएससी कौन होते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, जिनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है। एसएससी इन डिफॉल्ट, डीम्ड टू बी एन एसएससी, या फिर कोई इंसान जिसके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी है। ठीक है, ये हमारे एसएससी होते हैं। पर्सन हमको याद हो गए हैं 8 टाइप्स और उसका निमोनिक याद रखना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा आ जाता है कि एवरी टैक्स पेयर इज अ पर्सन, राइट? एवरी टैक्स पेयर इज अ पर्सन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन वुड बी एन एसएससी। एसएससी हमें पता चल गया कौन कौन होते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना दैट एवरी टैक्स पेयर इज अ person, but it is not at all necessary that every person would be an SSC. Now let's move on to the next slide. Now we'll discuss what is previous year and assessment year. प्रीवियस ईयर आपका एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आपकी इनकम अर्न करी जाती है। आई एम होपिंग आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर पता होगा, बट मैं फिर भी एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। 1 अप्रैल से 31 मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम अर्न हुई है। ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सेक्शन 3 के अंडर, सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर इनकम अर्न करी जाती है। तो फिर असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर ये अर्न की हुई इनकम टैक्स और असेस की जाती है। क्या? असेसमेंट ईयर में जो यहाँ इनकम अर्न हो रही है वो टैक्स की जाती है। असेसमेंट ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है और असेसमेंट ईयर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। वन मोर थिंग अबाउट असेसमेंट ईयर इज कि ये प्रीवियस ईयर का जस्ट प्रोसीडिंग ईयर होता है, लिटरली द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्लस 1 ईयर। क्या? असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्लस 1 ईयर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की अर्न की हुई इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर ली जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई एनआरआई का केस हो, या फिर कोई इंसान परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा हो, या फिर किसी एओपी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो। ऐसे कुछ केसेस में आपका प्रीवियस ईयर का अर्न किया हुआ इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर लिया जाता है। बट इन जनरल क्या होता है, प्रीवियस ईयर का अर्न किया हुआ इनकम टैक्स और असेस होता है असेसमेंट ईयर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम।
income is defined under section 2 subsection 24. You have to remember one important thing about income is कि इनकम का जो डेफिनेशन है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन वो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है. इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव है, दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो भी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं इनके अलावा भी कोई और चीजें इनकम हो सकती हैं, और भी चीजें इस पर्टिकुलर इनकम हेड के अंडर आ सकती हैं. हमें यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ने क्या क्या बताई हैं? प्रॉफिट्स एंड गेन्स, वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स, विनिंग्स, डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. बट इंक्लूसिव डेफिनेशन ये बताती है कि इन सब के अलावा भी और भी इनकम्स हो सकती हैं. आई होप आप लोगों को ये सेक्शंस और ये डेफिनेशंस याद रहेंगे. एक बार सेक्शंस फिर से याद कर लेते हैं. पर्सन का सेक्शन था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, एसएससी का था 2 सबसेक्शन 7 और इनकम का है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैन. पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर. ये गवान होता है सेक्शन 139A से इनकम टैक्स एक्ट के अंडर. इसमें तो जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो 10 कैरेक्टर्स का होता है. 10 कैरेक्टर्स में फर्स्ट 5 लेटर्स होते हैं, फिर आपके 4 नंबर्स होते हैं, फिर लास्ट में 1 लेटर होता है. अब ये कैरेक्टर्स में जो आपका 4th लेटर होता है, 4th लेटर आपका ये डिफाइन करता है कि आप किस टाइप के टैक्स पेयर हैं. मतलब 4th लेटर अगर आपका P है वो ये बता रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं, अगर वो C है तो वो बता रहा है कि आप एक कंपनी हैं, वो F है तो वो बता रहा है कि आप फर्म हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी वीडियो पॉज करें और अपना पैन कार्ड चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस टाइप के टैक्स पेयर हैं, आपके पैन कार्ड पे आपका 4th लेटर क्या है. ठीक है. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट यू लर्न फ्रॉम टुडेज वीडियो, आई होप. ओके. तो आपका जो पैन होता है वो मैंडेटरी होता है आपके आईटीआर फाइलिंग में, आपके टीडीएस पर्पसेस के लिए. अगर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो भी आपका पैन इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करनी है तो भी आपका पैन इंपॉर्टेंट होता है. और अगर आपको कोई जमीन खरीदनी या बेचनी है तो उसके लिए भी पैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 139AA. और अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आपका जो पैन कार्ड होता है वो इनऑपरेटिव हो जाता है. ठीक है. आई होप आपको याद रहेगा. सेक्शन 139AA के अंदर आपको आधार और पैन को लिंक करना मैंडेटरी है. ओके. और अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में पैन देना भूल गए हैं तो सेक्शन 206AA के अंडर टीडीएस का रेट हाई लगेगा. क्या किसी ट्रांजेक्शन के अंडर आप अपना पैन देना भूल गए हैं तो आपके टीडीएस पे हायर रेट लगेगा अंडर सेक्शन 206AA. ओके. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर इज कि पैन और टैन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर वेयर एज टैन इज टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर. ओके. टैन आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 203A के अंडर और ये सिर्फ टैक्स डिडक्टर्स के लिए होता है. तो पैन और टैन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. तो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद किए हैं जिनको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हमने इस स्लाइड में ये देखा कि पैन को गवर्न करता है सेक्शन 139A. दूसरा हमने देखा कि सेक्शन 139AA के अंडर पैन और आधार का लिंक करना मैंडेटरी है. फिर हमने देखा कि टैन और पैन अलग होते हैं अंडर सेक्शन 203A. ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको इस स्लाइड से याद रखने हैं. आगे बढ़ते हैं और कुछ PYQs करते हैं. तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन. वीडियो पॉज करो और कमेंट डाउन करो इसका सही आंसर क्या होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. करेक्ट. द आंसर वाज GST. अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपने इसका आंसर सही दिया होगा. बिना वीडियो देखे भी इसका आंसर तो गलत देना बेकार ही बात है. तो द आंसर इज GST. GST के बारे में हमने इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखा. क्या 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुई वाया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया. बाकी के तीनों टैक्सेस आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. पॉज करो और आंसर करो. एज पर एडम स्मिथ्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, इकोनॉमी मीन्स आंसर इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी मिनिमम.
तो हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टैक्स मस्ट बी इक्विटेबल एंड फेयर। इक्विटेबल और फेयर की बात कहाँ पे होती है, इक्विटी कैनन में, राइट। डी ऑप्शन कह रहा है टैक्स मस्ट बी डिवाइड विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी उसमें कीवर्ड ही है, तो ऑब्वियसली ये सर्टेनिटी कैनन की बात हो रही है। डी ऑप्शन आपका कह रहा है टैक्स मस्ट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने ऐसा कोई भी कैनन नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा हो कि टैक्स इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, तो ये ऑप्शन तो इनवैलिड है आपका कैनन्स के परस्पेक्टिव से। और करेक्ट आंसर आपका है ही इकोनॉमी का कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी मिनिमम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law। कौन सा आर्टिकल था वो, आंसर करो कमेंट में। करेक्ट, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 is the correct answer। Let's move on to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 with section mandates obtaining a permanent account number। कौन सा सेक्शन मैंडेट करता है कि पैन आपका होना जरूरी है, बताओ। अभी पढ़ा हमने, लास्ट स्लाइड पैन की ही थी, तो आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 139A। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 139A। बाकी के सेक्शंस आपको देखे देखे लग रहे हैं, बाकी के सेक्शंस का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 139AA क्या करता है, 139AA आपका मैंडेट करता है कि आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है। सेक्शन 203A क्या करता है, सेक्शन 203A आपका टैन का डेफिनेशन देता है कि टैन क्या होता है। सेक्शन 206AA क्या है, सेक्शन 206AA ये है कि अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में पैन का लिंक करना भूल गए हैं तो उस ट्रांजेक्शन में आपका हायर TDS लगेगा। आई होप आपको ये सारे सेक्शंस याद हो गए होंगे, यही थे आज के प्रीवियस ईयर्स आपके। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा और क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि डायरेक्ट टैक्स में हमारा जो उसके बाद हमने ये देखा कि डायरेक्ट टैक्स में जो हमारा उसके बाद हमने ये देखा कि जो डायरेक्ट टैक्स में हमारा बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, वेराज इनडायरेक्ट टैक्स में हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 265 के बारे में, हमने GST के अमेंडमेंट के बारे में भी पढ़ा। GST ने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एडम स्मिथ के 4 कैनन्स के बारे में। फिर हमने पर्सन की और SSC की डेफिनेशंस याद करी। पर्सन की हमने निमोनिक के थ्रू 8 कैटेगरीज भी याद करी। SSC में हमने डीम्ड टू बी एन SSC, डिफॉल्ट SSC, ये सब जाना क्या होता है। उसके बाद हमने पैन के सेक्शंस याद किए हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी रिवाइज करा दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स सक्सेस के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर डाल दूंगी उसका। अगर उसकी कोई वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं शॉर्ट में वीडियो में बना दूंगी उसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो से पहले इस वीडियो का रिवीजन अच्छे से कर लेना। मैं इस वीडियो की PPT को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बट बेटर वुड भी कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाकर चलें, उससे याद भी होता है। तो अपने आप लिखोगे तो याद हो जाएगा, दैट वुड बी बेटर। फिर भी मैं लिंक में डाल दूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी PPT। तो या लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू कॉमर्स सक्सेस। बाय बाय।